अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और ऐसे ही दिल लगा के स्टडी कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका हमारा आज पहला लेक्चर है, जो कि इंट्रोडक्शन टू क्वालिटी कंट्रोल है। इसे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आप हैं कीज़ कॉर्नर एजुकेशन चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर नए आने वाले लेक्चर आप तक बआसानी पहुँच सकें। और अगर लेक्चर के दौरान आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आए या आपके माइंड में कोई क्वेश्चन राइज़ हो रहा हो, तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू क्वालिटी कंट्रोल। सबसे पहले हम इसका कंटेंट देख लेते हैं कि हम आज के लेक्चर में क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्वालिटी कंट्रोल का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क देखेंगे, लैब के प्रोसेस देखेंगे जो कि क्वालिटी के हवाले से होते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस देखेंगे और उसके बाद क्वालिटी असेसमेंट देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू क्वालिटी कंट्रोल। अब क्वालिटी कंट्रोल का इंट्रोडक्शन क्या होता है? बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल होता क्या है? ये ऐसा प्रोसेस है और ऐसा इसेंशियल एलिमेंट है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का ऐसा इसेंशियल एलिमेंट है जो कि सैम्पल हैंडलिंग से लेके ओवरऑल हर चीज़ की क्वालिटी को इंश्योर करने में हेल्प आउट करता है। ठीक है, जैसा कि सैम्पल हैंडल हम किस तरह से करते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, एग्जामिनेशन प्रोसेसेस आ जाते हैं। इसमें हम हर चीज़ का ख्याल रखते हैं ताकि हमें एक्यूरेट और रिलायबल टेस्टिंग जो है वो मिल सके। क्वालिटी कंट्रोल मॉनिटर्स एक्टिविटी जो हैं ये एग्ज़ामिनेशन फ़ेज़ से रिलेटेड होती हैं। अब एग्ज़ामिनेशन फ़ेज़ कौन सा होता है? ये बेसिकली जो 3 टाइप्स होती हैं, प्री एनालिटिकल फ़ेज़, एनालिटिकल फ़ेज़ और पोस्ट एनालिटिकल फ़ेज़, ये टेस्टिंग की 3 फ़ेज़ेस होती हैं। जिसमें कि प्री एनालिटिकल फ़ेज़ जो है उसमें टेस्टिंग से एग्ज़ामिनेशन से पहले वाले सारे स्टेप्स आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टेस्ट सिलेक्शन है, सैम्पल कलेक्शन है, सैम्पल हैंडलिंग है, उसके बाद एग्ज़ामिनेशन के लिए सैम्पल हम नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये सारा जो है ये प्री एनालिटिकल फ़ेज़ में आता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है एग्ज़ामिनेशन फ़ेज़, यानी कि एनालिटिकल फ़ेज़। इसमें हम सैम्पल की टेस्टिंग वगैरह करते हैं, उस पर प्रॉपर एग्ज़ामिनेशन करते हैं। और फिर उसके बाद आती है पोस्ट एनालिटिकल फ़ेज़। पोस्ट एनालिटिकल फ़ेज़ जो है ये एग्ज़ामिनेशन के बाद वाली फ़ेज़ होती है, जिसमें कि हम रिज़ल्ट्स रिकॉर्ड करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं और उसके अलावा नेक्स्ट पेशेंट को उसकी रिपोर्ट डिलीवर कर देते हैं। ठीक है, बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल का गोल क्या होता है? इसका गोल होता है डिटेक्ट करना, इवैल्यूएट करना और एरर्स को करेक्ट करना, जो कि हमारे सिस्टम फेलियर की वजह से भी हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से भी हो सकते हैं, ऑपरेटर परफॉर्मेंस की वजह से भी हो सकते हैं, किसी भी वजह से हो सकते हैं। तो हमें अपने सिस्टम को बेटर बनाने के लिए, इन्वायरमेंटल कंडीशंस को बेहतर करने के लिए, ऑपरेटर परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए क्वालिटी कंट्रोल को फॉलो करना पड़ेगा, ताकि हम पेशेंट्स को अच्छे रिजल्ट्स और अच्छी रिपोर्ट्स दे सकें। बेसिकली जो क्वालिटी कंट्रोल है ये हमने मैनेज करना होता है पेशेंट तक उसके रिज़ल्ट्स और रिपोर्ट्स पहुंचने से पहले तक। ठीक है, हम ऐसे ही पेशेंट को गलत रिपोर्ट नहीं देंगे कभी भी। हम पहले उसे अच्छे से मॉनिटर करेंगे कि हमने जो रिपोर्ट जनरेट की है क्या वो करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, यहाँ तक जो है बात क्लियर हो गई कि क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। अब जो क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसके 12 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन है, पर्सनल, इक्विपमेंट्स, परचेजिंग एंड इन्वेंट्री। एक सेकेंड में आपको मार्क करके बताती हूँ। परचेजिंग एंड इन्वेंट्री है, प्रोसेस कंट्रोल है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स है, अकाउंट्स मैनेजमेंट है, असेसमेंट है और प्रोसेस इंप्रूवमेंट है, कस्टमर सर्विस है, फैसिलिटीज़ एंड सेफ्टी है। इन 12 स्टेप्स को फॉलो करके हम जो है वो अपनी जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसे बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, ये जो 12 स्टेप्स हैं ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इनका ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में है कि हमने पूरा ऑर्गेनाइज़ करना होता है। अगर हम एक इंस्टीट्यूट ओपन कर रहे हैं या हम कुछ भी अपना वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्योंकि ये लैब से रिलेटेड है तो हम लैब में इसका रोल देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन मतलब हमें पूरी मैपिंग करनी होती है, पूरा स्टाफ जो है वो ऑर्गेनाइज़ करना होता है। पर्सनल में जो है वो एम्प्लॉयज़ वगैरह आ जाते हैं। ये पर्सनल में एम्प्लॉयज़ वगैरह आ जाते हैं कि हमारे पास ट्रेन स्टाफ होना चाहिए। हम ऐसे ही किसी को हायर नहीं कर लेंगे। हम पहले किसी भी टेक्नोलॉजिस्ट को हायर करने से पहले उसका एक्सपीरियंस देखेंगे कि उसे ये सब काम आते भी हैं या नहीं, कि आया वो हमारे लैब के सिस्टम को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर देगा। नेक्स्ट जो है हम इक्विपमेंट्स देखेंगे कि हम जो इक्विपमेंट्स परचेज़ कर रहे हैं अपनी लैब के लिए वो
बजट फ्रेंडली भी हों, वो अच्छा काम भी कर रहे हों, लाइक मशीनरीज़ जो हैं वो अच्छी हों, अच्छी क्वालिटी की हों, वो स्टैंडर्ड रिज़ल्ट्स दे रही हों, हमें एक्यूरेट रिज़ल्ट्स दे रही हों, उनमें कोई ख़राबी तो नहीं है, और ये सारा कुछ जो है वो इसमें आ जाता है। परचेजिंग एंड इन्वेंट्री में ऑल ओवर जो लैब की इन्वेंट्री होती है वो आ जाती है। प्रोसेस कंट्रोल में जो सारा प्रोसेस है लेबॉर्ट्री का वो सब आ जाता है। और इसी तरह से ये जो है ये 12 इसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं हमें लाजमी फ़ॉलो करने पड़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ISO की बेस पे जो है हम इसे क्वालिटी मैनेजमेंट में फ़ॉलो करते हैं। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल जो है वो बेसिकली ऐसा मटेरियल होता है पेशेंट के सैंपल की तरह जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता होती है। तो हम जो है वो कंट्रोल सैंपल लाइक रेगुलर सैंपल्स की मशीन पे रनिंग करने से पहले हम कंट्रोल सैंपल लगाते हैं कि हमें पता चल सके कि जो मशीन है हमारी वो प्रॉपर टेस्टिंग के रिज़ल्ट्स प्रॉपर दे रही है या फिर उसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रहा है। और ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए हम उस पर एक दफ़ा कंट्रोल लगा के देखते हैं। कुछ लेबॉर्ट्रीज़ जो हैं वो डेली बेसिस पे करती हैं, कुछ मंथली करती हैं, कुछ 15 डेज़ बाद करती हैं। अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग जो है वो कंट्रोल परफॉर्म करती रहती हैं अपनी मशीन्स के ऊपर। ठीक है, जिससे वो चेक करती हैं कि जो मशीन्स हैं वो एक्यूरेट रिज़ल्ट्स दे रही हैं, प्रिसीजन चेक करते हैं उसकी। ठीक है, और उसका कंप्लीट एनालिटिकल प्रोसेस देखते हैं। उसके बाद है 1981 में जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO से जिसको प्रोनाउंस करते हैं, उसने एक टर्म यूज़ की थी इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल IQC। ठीक है, जो कि डिफ़ाइन करती है ऐसे प्रोसीजर्स के सेट को जो कि लेबॉर्ट्री के काम को कंटिन्यूसली चेक करते रहते हैं और उसके रिजल्ट्स को लाइक इंटरनली जो है अपनी लैब की परफॉर्मेंस को चेक करना जो है वो इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल कहलाता है। नेक्स्ट जो है वो है द टर्म क्वालिटी कंट्रोल एंड IQC मींस इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल। ये जो है ये इंटरचेंजेबली जो है हम यूज़ करते हैं। बेसिकली ये एक ही चीज़ है, लेकिन डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है इसको इन्फ्लुएंस किया गया था इस टर्म को, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये यूज़ हो रही है। लेकिन ये थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग है, इसलिए ज़्यादातर जो है वो क्वालिटी कंट्रोल ही यूज़ की जाती है। यहाँ पर दोबारा से बता दिया गया है कि क्वालिटी कंट्रोल जो है वो क्या है। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इंश्योर करते हैं कि जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हम दे रहे हैं वो स्पेसिफ़िक क्वालिटी है उनकी या नहीं है, उनके स्टैंडर्ड्स अच्छे हैं या नहीं है, या वो रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही जिनकी ज़रूरत होती है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें इंस्पेक्टिंग भी आती है और टेस्टिंग प्रोडक्ट्स भी आती है जो कि हम डिफरेंट स्टेजेस पर यूज़ कर रहे होते हैं जब भी हम टेस्ट वगैरह परफॉर्म करते हैं तब। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफाइंग डिफेक्ट्स एंड डेविएशंस फॉर द स्पेसिफिकेशंस। इसमें हम डिफरेंट डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, डेविएशंस को करते हैं जब भी हम स्पेसिफिकेशन वगैरह कर रहे होते हैं, टेस्ट परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हम उसे स्पेसिफाई करते हैं कि जो टेस्ट हमने परफॉर्म किया है वो बेटर है या नहीं है, या उसमें किसी मॉडिफिकेशन की, किसी स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत तो नहीं है। उसके बाद जो है करेक्टिव एक्शंस लेते हैं अगर हमें उसमें कोई डिफेक्ट मिलता है। अगर नहीं मिलता तो दैट्स ओके, दैट्स गुड, लेकिन अगर हमें उसमें कोई डिफेक्ट मिलता है, कोई डेविएशन मिलती है, तो हम जो है उस पर करेक्टिव एक्शन लेते हैं। उसके बाद जो इशू होता है, जो इशू हमें मिला होता है, हम उस इशू को फिक्स करते हैं और फिर जो है वो प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को डिलीवर करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल जो है ये हेल्प करता है कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को मेंटेन करने में और कॉस्ट को रिड्यूस करने में और एरर्स और रिटर्न्स को कम करने में हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट है ये कंट्रोल चार्ट है। इसमें जो है मैं आपको बताती हूँ। कंट्रोल चार्ट में बेसिकली ये लोअर कंट्रोल लिमिट है और ये डॉटेड लाइन जो है ये अपर कंट्रोल लिमिट है, और जो ये पिंक से आपको क्रिएचर सा नज़र आ रहा है जो कि आई थिंक स्क्वायर तो नहीं है, खैर जो भी है, ये शेप्स जो हैं ये कंट्रोल्स को जो है वो शो कर रहे हैं कि जो डेली बेसिस पे हम कंट्रोल लगाते हैं। इसमें ऑलमोस्ट 25 कंट्रोल्स शो किए गए हैं। ये जो है ये एवरेज लाइन है कंट्रोल की। अगर हम डेली बेसिस पे कंट्रोल लगा रहे हैं, कंट्रोल क्या था हमने पीछे डिस्कस किया, कंट्रोल था जिसकी वैल्यू हमें पता हो वो सैंपल होता है कंट्रोल। ठीक है, हमने पहले दिन कंट्रोल लगाया तो वो 3.44 के राउंड अबाउट आया, नेक्स्ट डे लगाया तो हमारे पास इतना आया, जो है लाइक डिफरेंट जो है वो एवरेज में आ रहा है, यानी कि अपर के नीचे नीचे और लोअर के नीचे नीचे आ रहा है। ठीक है, अब देखें ये जो सैंपल है ये जो है ये अपर कंट्रोल लिमिट को क्रॉस कर रहा है, यानी कि जब ये रिज़ल्ट हमारे पास आएगा तो मींस के हमारी मशीन में कोई डिफ़ेक्ट है, वो टेस्ट परफॉर्म करने के काबिल नहीं है।
लेकिन अगर ये एक ही हुआ है तो हमें उसे चेक करना पड़ेगा, उसके कंट्रोल, उसके स्टैंडर्ड्स वगैरह को देखना पड़ेगा। लेकिन अगर कंटिन्यूसली ये सब जो हैं वो लिमिट से बाहर आ रहे हैं, वो लिमिट अपर भी हो सकती है, वो लिमिट लोअर भी हो सकती है, तो फिर हमें जो है अपने इंस्ट्रूमेंट को सिस्टमेटिकली जो है वो देखने की ज़रूरत होती है। फिर जो है हम जिस कंपनी की मशीन हमने हायर की हुई होती है, हम उसके जो है वो लाइक इंजीनियर्स वगैरह जो होते हैं, जो टेक्नीशियंस कह सकते हैं, जो कि मशीन वगैरह को हैंडल करते हैं, फिर हम उनसे जो है वो कांटेक्ट करते हैं और वो ये सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है वो है क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, जिसको हम TQM से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है, इसमें हम बेसिकली सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो करते हैं कस्टमर्स के ऊपर। कस्टमर के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस हम करते हैं, कस्टमर के फीडबैक्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, और जो है उसकी बेस पे ही हम इम्प्रूवमेंट आते हैं अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है, क्वालिटी TQM जो है ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट की, जो कि इम्प्रूव करती है क्वालिटी को, अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को पेशेंट के लाइक कस्टमर के फीडबैक के थ्रू, कि कस्टमर जो है वो हमसे हमारी लाइक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड किस तरह का फ़ीडबैक दे रहा है, जो हमने उसे रिपोर्ट्स दी, जो हमने रिज़ल्ट्स दिए, उससे रिलेटेड जो है वो कस्टमर का क्या फ़ीडबैक है। अगर पेशेंट का फ़ीडबैक जो है वो अच्छा नहीं था, तो हम जो है वो गौर करेंगे कि क्यों अच्छा फ़ीडबैक नहीं दिया, कहाँ पर क्या कमी थी, और उन सब चीज़ों को जो है हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जिसमें एम्प्लॉयज़ भी इन्वॉल्व होते हैं, और उसके अलावा हम इसके थ्रू अपनी क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, और डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो लैब में हो रही होती हैं उसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका प्रिंसिपल, कि हम TQM करते क्यों हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, कस्टमर फोकस, हम कस्टमर पे फोकस करते हैं, और कस्टमर्स के फीडबैक्स के थ्रू हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को जो है वो अच्छा कर सकते हैं, लैब की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। टोटल एम्प्लॉयज़ है, इसमें है इन्वॉल्वमेंट, सब एम्प्लॉयज़ की इन्वॉल्वमेंट होती है ये। ठीक है, जो कि काम में पार्टिसिपेट करते हैं और अपने कॉमन गोल्स को अचीव करते हैं, लाइक एक टीम वर्क करते हैं। ऐसा नहीं है कि अलग अलग एम्प्लॉय जो है वो अलग अलग काम कर रहा है और अलग अलग गोल्स को अचीव करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं होता। लैब में जो है वो टीम वर्क, सब एम्प्लॉयज़ जो हैं वो टेस्टिंग में इन्वॉल्व होते हैं, और सब एम्प्लॉयज़ मिलकर ही जो है वो एक लैब को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है प्रोसेस सेंटर्ड। प्रोसेस सेंटर्ड में क्या होता है कि ये अप्रोच होती है, ठीक है, और ये फंडामेंटल पार्ट होता है TQM का, जिसमें हम प्रोसेस थिंकिंग के बारे में सोचते हैं। मतलब कि हम अपनी थिंकिंग के थ्रू अपने प्रोसेसेस को बेहतर बना सकते हैं, उन्हें मेजर कर सकते हैं और कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर सकते हैं। मींस इसमें कोई फ़िज़िकल एक्शन नहीं होता, इसमें जस्ट थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, कि हम अपने दिमाग में ही सोच रहे होते हैं कि हम ऐसे करें तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करें, ना हम डिफरेंट प्लानिंग करते हैं कोई भी काम करने से पहले। तो ये भी उसी तरह से ही आ जाता है कि इसमें थिंकिंग के थ्रू जो है हम अपना प्रोसेस देखते हैं कि हम किस तरह से जो है अपनी लैब की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद आता है इंटीग्रेटेड सिस्टम। इंटीग्रेटेड सिस्टम में जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को हर एस्पेक्ट से देखा जाता है। ठीक है, इसमें जो है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का जो IOS इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन 9001 जो है ये यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, यानी कि SOPs के अकॉर्डिंग, और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने टर्म्स हमें दिए हैं उनके अकॉर्डिंग हम जो है ये चीज़ें उसी एक्सपेक्ट से मैनेज करते हैं। उसके बाद स्ट्रेटजीज़ और सिस्टमेटिक वे में हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट स्ट्रेटजिक प्लानिंग करते हैं, लाइक अपनी लैब को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं। ओवरऑल टीम्स होती हैं जो कि लाइक मीटिंग वगैरह अरेंज करते हैं, तो उसी तरह से जो है हम प्लानिंग करते हैं अपनी लैब की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए। सिक्स्थ जो इसका कंपोनेंट है, प्रिंसिपल है, वो है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। ये लाइक बहुत इजी टॉपिक है, इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट से ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें हैं, बस आपको पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे जो ये पॉइंट्स हैं, लेकिन हर किसी का जो मीनिंग है वो सेम ही है, और हर किसी में एक ही बात है। ठीक है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, इसमें इसके नाम से पता चल रहा है कि हम एफ़र्ट्स करते रहेंगे अपनी लैब की प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को और प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने में। ठीक है, उसके अलावा जो 7th वाला है वो फैक्ट बेस्ड डिसीजन, कि हम जो है प्लानिंग के बाद क्या डिसीजन लेते हैं, जो हमारा डाटा एनालिसिस है या जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे डिसीजन की बेस के ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, हमें जो है वो कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई लैब में हमारे पास पेशेंट आ रहा है, वो तो पहले ही बीमार है ना, तो हम उससे मिसबिहेव करके उसे और ज़्यादा डिसहार्ड नहीं करेंगे, तो हम उसे अच्छे से वेल बिहेव करेंगे, जितना हमसे हो सकेगा हम उससे गुड कम्युनिकेशन करेंगे ताकि वो अच्छा फील करे और सेटिस्फाई जो है वो हमारी लैब से जाए।
ठीक है, और अपना फ़ीडबैक भी जो है वो अच्छा दे। नेक्स्ट जो है कि TQM का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इसका प्रिंसिपल बताया गया है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आ जाता है क्वालिटी लैब प्रोसेस। क्वालिटी लैब प्रोसेस क्या होता है? ये बेसिकली सिस्टमेटिक और स्टैंडर्डाइज्ड सेट्स होते हैं प्रोसीजर्स के, जिन्हें हम लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं, ठीक है, अपनी इन्वायरमेंटल कंडीशंस को, अपने प्रोडक्ट्स को, अपने मटेरियल को और अपनी लैब में होने वाली प्रोसेसेस को लाइक प्री डिफाइंड स्पेसिफिकेशन और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स के लिए मेंटेन करने के लिए, ठीक है। जो क्वालिटी लैब प्रोसेस होता है वो सिस्टमेटिक और स्टैंडर्डाइज्ड सेट्स होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं अपनी लेबॉर्ट्री के इन्वायरमेंट के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए, मटेरियल्स के लिए, प्रोसेसेस के लिए और क्वालिटी स्पेसिफिकेशन और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स के लिए, ठीक है। इसमें कंट्रोल्ड कलेक्शन इन्वॉल्व होती है, प्रिपरेशन इन्वॉल्व होती है, लाइक ये ओवरऑल सारा है ना, ये सारे स्टेप्स होते हैं टेस्टिंग के, लाइक स्टार्टिंग से लेके एंडिंग पॉइंट तक जो है वो क्वालिटी लैब प्रोसेस होता है, जिसमें सबसे पहले हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, उसके बाद प्रिपरेशन करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। उसके बाद जो है हमारा एम होता है कि हम एक्यूरेट रिजल्ट्स डिलीवर करें, रिलायबल रिजल्ट्स हों और कंसिस्टेंट रिजल्ट्स हों। लैब प्रोसेस टेस्टिंग को ही कहेंगे ना हम, कि एक प्रोसेस है जो हम परफॉर्म कर रहे हैं लैब में, हम उसकी क्वालिटी अच्छी रखेंगे, जितनी हमसे कोशिश हो सकेगी हम उसे गुड क्वालिटी में ही पेशेंट को डिलीवर करेंगे। तो ये जो सेकंड पॉइंट है, ये A to Z स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें, जो कि हमें फॉलो करते हुए लैब की क्वालिटी के प्रोसेस को, लैब प्रोसेस की क्वालिटी को अच्छा रखना चाहिए। नेक्स्ट इसके कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। कंपोनेंट्स में भी जैसे मैंने आपको बताया कि A to Z जो है वो लाइन वाइज स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले सैम्पल कलेक्ट कर लिया, ठीक है, उसके बाद सैम्पल की रजिस्ट्रेशन कर ली, सैम्पल प्रिपेयर कर लिया। अब सैम्पल कलेक्शन में क्या होता है कि हमने ISO की बेस पे SOPs को फॉलो करते हुए सैम्पल कलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके कुछ रूल्स होते हैं कि इतने डिग्री पे हमने जो है वो नीडल रखनी होती है और टॉर्निकेट वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है हमें फॉलो करनी होती हैं। उसके अलावा सेकंड है सैम्पल रजिस्ट्रेशन कर लेनी होती है। अब ऐसा नहीं है कि हमने पेशेंट का सैम्पल ले लिया और हमने उसे ऐसे ही रख दिया और हमें पता ही नहीं होगा बाद में कि हमने किस पेशेंट का सैम्पल जो है ये कलेक्ट किया था, इसलिए हम उसे रजिस्टर करते हैं, या तो ट्रैकिंग ID के थ्रू करते हैं या बार कोड्स के थ्रू करते हैं, या फिर हम उसे अपने सिस्टम वगैरह में, जो लेबॉर्ट्री इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज़ में वैसे डिफरेंट मेथड्स यूज़ हो रहे होते हैं पेशेंट्स के आइडेंटिफिकेशन के, सैम्पल की आइडेंटिफिकेशन के। कुछ बार कोड यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ IDs यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ जो है वो अपने सिस्टम में एंटर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो है सैम्पल प्रिपरेशन एंड प्री ट्रीटमेंट। अब सैम्पल हमने कलेक्ट कर लिया, उसे जो है वो हमने उसकी आइडेंटिफिकेशन भी कर ली। अब नेक्स्ट जो है हम सैम्पल को प्रिपेयर करेंगे टेस्टिंग के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसे ड्राइंग की ज़रूरत है तो हम ड्राइंग करेंगे, एक सेकेंड। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसमें ड्राइंग की ज़रूरत है तो हम ड्राइंग करेंगे, ग्राइंडिंग की ज़रूरत है तो ग्राइंडिंग करेंगे, अगर हमें उसमें कोई डाइल्यूशन वगैरह ऐड करने की ज़रूरत है तो हम वो करेंगे। लाइक वो सैम्पल पे डिपेंड करता है कि जिस टाइप का सैम्पल है हम उसी तरह से उसे प्रिपेयर करेंगे। ये जस्ट मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रही हूँ। उसके बाद हम जो है वो क्लीन कैलिब्रेटेड इक्विपमेंट्स यूज़ करेंगे अपने सैम्पल को हैंडल करने के लिए। नेक्स्ट है टेस्टिंग, फोर्थ पॉइंट, जिसमें हमने सैम्पल प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद हम टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे जो वैलिड मेथड्स होते हैं उनके थ्रू। लाइक अगर हमने यूरिन टेस्ट करना है तो उसके लिए हम केमिकल एनालिसिस भी कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में हम उसे माइक्रोस्कोपी भी करते हैं, ठीक है। कुछ टेस्टिंग के लिए मैकेनिकल टेस्टिंग, कुछ सैम्पल्स के लिए मैकेनिकल टेस्टिंग भी होती है, ठीक है। उसमें भी जो है हमने कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेक्ट्रोमीटर है, क्रोमेटोग्राफ्स हैं। नंबर 5 पे जो है हमें अब टेस्टिंग के बाद हमें रिज़ल्ट्स मिल गए तो हमने उसकी डाटा रिकॉर्डिंग करनी होती है और रिज़ल्ट्स को रिव्यू करना होता है, ठीक है। हम अपने सिस्टम में उसे एंटर करेंगे रिज़ल्ट्स को, और जो हमने लैब की वर्कशीट बनाई भी होगी। डिफरेंट लैब्स में अगर आपने देखा हो तो उन्होंने अपनी मैनुअली भी एक रजिस्टर टाइप या वर्कशीट्स लगाई भी होती हैं, जो कि कंप्यूटर में भी हो सकती हैं लेकिन मैनुअल ज़्यादातर होती हैं। उसमें भी जो है वो अपना रिकॉर्ड मेंशन कर लेते हैं और सीनियर एनालिस्ट जो है वो इस चीज़ को रिव्यू करता है कि उसमें कोई क्वेश्चन या कोई पर्सनल से रिलेटेड, लाइक स्टाफ से रिलेटेड कोई उसमें एरर तो नहीं आ रहा। पूरी जो सैम्पल एग्जामिनेशन हुई है पोस्ट सैम्पलिंग से लेके प्री सैम्पलिंग से लेके पोस्ट सैम्पलिंग तक, उसमें कोई मसला तो नहीं आ रहा। उसके बाद जो है हम उसकी क्वालिटी कंट्रोल चेक करेंगे। क्वालिटी कंट्रोल चेक यूज़ ऑफ कंट्रोल सैम्पल्स, ब्लैंक, डुप्लीकेट, वेरिफिकेशन अगेंस्ट द नाउन स्टैंडर्ड। जो नाउन स्टैंडर्ड्स हैं ना उनकी वेरिफिकेशन करेंगे हम। कंट्रोल लगा के भी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड्स को भी चेक कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके से जो है हम वेरिफिकेशन करेंगे। नेक्स्ट सेवन्थ पॉइंट जो है वो है रिपोर्ट जनरेट करेंगे। अब हमने टेस्टिंग भी कर ली, उस पर रिपोर्टिंग भी कर ली, रिव्यू भी कर लिया,
अब हम जो है वो रिपोर्ट जनरेट करेंगे। अब ये पोस्ट एनालिटिकल फ़ेज़ जो है उसमें ये सारी चीज़ें हो रही हैं कंटिन्यू, कि हमने एग्जामिनेशन कर ली, वो थी एनालिटिकल फ़ेज़। एग्जामिनेशन के बाद हम एंटर हो गए पोस्ट एनालिटिकल फ़ेज़ में। अब हम रिपोर्ट जनरेट करेंगे, तो रिपोर्ट जो है वो सर्टिफिकेट की फॉर्म में भी हो सकती है, एनालिसिस की फॉर्म में भी। लाइक रिपोर्ट बेसिकली रिपोर्ट नेम ही यूज़ करते हैं। पेशेंट का जो सैम्पल का टेस्ट होता है उसका सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट उसमें जो मेथड यूज़ हुआ है वो लिखते हैं, रिजल्ट्स लिखते हैं और उसका कॉम्प्लिकेंस स्टेटस लिखते हैं। नंबर 8 पे है रिकॉर्ड रिटेंशंस एंड अराइविंग एश्योर, ठीक है। डाटा स्टोरेज को मैनेज करते हैं, रिपोर्ट्स की ट्रेसेबिलिटी को देखते हैं, जो QR कोड्स वगैरह होते हैं, ट्रेसेबिलिटी वो सारी जो है वो उसमें आ जाती है, ठीक है। फिर करेक्टिव एक्शंस होते हैं कि अगर हम पहले उसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन रिज़ल्ट्स तो नहीं आ रहे उसके, अगर तो स्पेसिफिकेशन से बाहर रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, अगर कोई उसमें एरर है या कोई भी मसला है या किसी भी वजह से उसका रिज़ल्ट ठीक नहीं आ रहा, तो हम जो है उस पर करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शंस लेंगे। 10th पॉइंट जो है वो कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। रेगुलर उसे जो है वो मैनेजर या जो भी ज़्यादातर लैब्स में जो ऑडिटर होता है, इंटरनल ऑडिट को मैनेजर ही करता है या कोई सीनियर जो है उसे रिव्यू करेगा और उसके बाद जो है वो रिपोर्ट हम पेशेंट को डिलीवर कर देंगे। नेक्स्ट हमारा जो कंटेंट में टॉपिक है वो है क्वालिटी एश्योरेंस। वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए जो है हमने डिस्कस किया क्वालिटी लैब प्रोसेस तक। कंटेंट देख लेते हैं हम अपना। 2 टॉपिक्स आई थिंक हमारे रह गए हैं इसमें से, इस लेक्चर में से, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे डिटेल से। आज जो है हमने इंट्रोडक्शन भी देख लिया, TQM भी देख लिया, क्वालिटी लैब प्रोसेस, ये 3 टॉपिक्स जो है हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट 2 जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो या आपको किसी चीज़ की कोई समझ ना आ रही हो या फिर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन राइज़ हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी भी लाइक स्पेसिफ़िक टॉपिक की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक दफ़ा दोबारा से मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।